वेलकम टू स्टारबक्स। तो अब तक हमने देखा था प्रिंस अपने फादर से मिलते हैं और उन्हें आखिरी बार अलविदा कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि अब वो अकेले नहीं रहे और उनके पास अब एक कोई साथी है, और हम सब जानते हैं वो साथी कौन है। सही सोचा आपने, ली जॉन सिंह। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। प्रिंस के फादर पूछते हैं, अपने पिताजी को बताओ वो इंसान किस तरह का है। प्रिंस बोलते हैं वो, और वो थोड़ा शर्माने लगते हैं। वो फिर बोलते हैं उसका नाम ली जॉन सिंह है। उसने अपने आप को इस तरह का दिखाया था कि मिनलान सिटी के सारे गैंगस्टर्स उसे एक हैवान समझते थे और उससे काफ़ी डरते थे। पूरी की पूरी मिनलान सिटी उससे काफ़ी डरती थी, खास करके मिनलान एकेडमी के स्टूडेंट्स। कोई भी बच्चा उसे पसंद नहीं करता था और उससे सब घबराते थे, इसीलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। और प्रिंस के फादर इस तरह से देखने लगते हैं कि आखिर उनके बच्चे ने पसंद क्या करा है, एक गुंडा या फिर एक राक्षस। अपने पिताजी को इस तरह से देखते हुए ये बात प्रिंस समझ जाते हैं और मन में सोचते हैं हमें ली जॉन सिंह को इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए था। और वो बोलते हैं घबराइए मत पिताजी, वो उस तरह का बिल्कुल नहीं है, बस उसकी रेपुटेशन ही बेकार थी। ये केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ऐसा कुछ नहीं करता। इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूँ तो उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। उसके फादर बोलते हैं तो यानी कि तुम्हें लंबे चौड़े इंसान पसंद आते हैं जो थोड़े हैवान जैसे दिखते हों। प्रिंस बोलते हैं अरे नहीं पिताजी, आप समझे नहीं। अगर मैं सच कहूँ तो हमारा रिश्ता शुरू में ज़्यादा खास नहीं था, बल्कि बहुत बुरा था। जैसे ही हम पहली नज़र मिले थे, हम दोनों बस यही सोचते थे कि एक दूसरे को कैसे हराया जाए और अपनी नज़रों के आगे झुकाया जाए। हाँ, हम मानते हैं हम दिन भर गवर्नमेंट के अफेयर से जुड़े रहते थे और उसके बाद हमारी पढ़ाई, लेकिन फिर भी 24 घंटे व्यस्त रहने के बावजूद हम हर दिन यही सोचते थे कि कैसे हम उसके संग वक्त बिताएं और किस तरह से उसका मजाक बनाएं। उसके संग हमें काफ़ी मज़े आते थे। दिन भर की थकान उसे देखकर यूं ही छू हो जाती थी। हम पागल थे जो ये सोचते थे कि ये सब इसीलिए है क्योंकि हमें उसे झुकाना पसंद है, बल्कि बात ये थी कि हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे थे। ये बातें प्रिंस के फादर सुनते हैं और उसके बाद अपनी नज़र मोड़ के बोलते हैं मुझे सोचने दो। वो बच्चा हमेशा तुम्हारे आगे आम व्यवहार करता था, है ना, और हमेशा तुम्हारे आगे निडर रहता था, जिससे तुम काफ़ी अजीब महसूस करते थे। तुम ना चाहते हुए भी उसके आगे पागल बन जाते थे। कभी कभी तुम उसके बारे में सोचते हुए 7वें आसमान पर चले जाते थे और वहाँ से नीचे आना तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा लगता था। तुम किसी के भी आगे बहादुर बनने की कोशिश करते हो तो बाकी लोग इन चीज़ों पे नहीं गौर करते और इन सबको एक आम बात समझते हैं, लेकिन वो बच्चा वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा होता है और निडरता से तुम्हारा साथ देता है। वो बच्चा तुम्हें कस के गले लगाता है और बिना कहे ये एहसास दिलाता है कि तुम्हारे पास कोई है। इन सब बातों की वजह से ही तुम्हें यह पता चला कि उसके आगे जो भी तुम अजीब बर्ताव करते हो वो असल में हमेशा से तुम्हारी चाह रही है, जिसका तुम्हें पहले कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। सही कहा ना। प्रिंस अपने पिताजी को देखते रह जाते हैं और मन में सोचते हैं पिताजी। प्रिंस के फादर बोलते हैं आखिरकार मैं भी एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हूँ, मुझे चीज़ें पता हैं। मेरा शाहनान जो कि एक क्राई बेबी है, हमेशा रोता रहता है। वो उस इंसान के बारे में कुछ शब्द बोलते ही इतनी ज़ोर से हंस गया। मैं सोच सकता हूँ कि जो बच्चा तुम्हारे साथ है वो काफ़ी प्यारा
और दिल का साफ है, वो तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। प्रिंस बोलते हैं, पहले हमारी प्रशंसा तभी की जाती थी जब हम हर काम एकदम अच्छे से करते थे, लेकिन अब, और वो रोते हुए स्माइल करते हैं, अब हम जितना भी खुद की तरह रहते हैं वो उतना ही हमें पसंद और हमें अपनाता है। हम उसके साथ काफ़ी खुश हैं पिताजी। और वो अपना हाथ अपने पिताजी के चेहरे पर रखते हैं और बोलते हैं, इस बार हम काफ़ी खुश हैं और आपको अलविदा कहते हुए हमें कोई दुख नहीं। प्रिंस के पिताजी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, ज़्यादा मेहनत मत करना मेरे बच्चे। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। चाहे वो अतीत हो या फिर वर्तमान, तुम हमेशा से ही मेरा अभिमान हो। और वो चले जाते हैं। प्रिंस वहीं सोते हुए रो रहे होते हैं। ली चान सिंह उनकी आंखों से आंसू पोंछता है। वो चिंता में मन में सोचता है, क्या ऐसे कोई दुखी सपना आ रहा है? और वो नीचे झुकता है और प्रिंस के फोरहेड को किस कर लेता है। तुम्हें अच्छा सपना आए तनान। और सीन चेंज होता है शाम को। ली चान सिंह भी उसी बिस्तर पर सो गया था। उसकी आंख जब खुलती है तो वो देखता है कि प्रिंस बाहर टेरेस पर खड़े हैं और कुछ सोच रहे हैं। ली चान सिंह बोलता है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए, क्या हुआ? प्रिंस बोलते हैं, जिन लोगों ने हम पर हमला करा था बीसिल ने उनका पता लगा लिया है। ली चान सिंह शॉक हो जाता है। प्रिंस कंटिन्यू करते हैं, वो लोग सायान किंगडम से भेजे हुए थे। ली चान सिंह पूछता है, सायान? उन लोगों का कैलिस से क्या रिश्ता? प्रिंस बोलते हैं, सायान किंगडम तब से कैलिस के पीछे पड़ा है जब से हमारे पिताजी राजगद्दी संभालते थे। जब तक हमारे पिताजी थे तब तक सायान के पास एक मौका नहीं था कि वो कैलिस पे आंख भी उठा सके। लेकिन जब से हमारे पिताजी की डिप्रेशन की वजह से मृत्यु हुई है तो सायान जानबूझकर डुओलन को गद्दी देना चाहता है, क्योंकि अगर डुओलन एम्परर बन जाता है तो सायान किंगडम सीधा कैलिस पे कब्जा कर लेगा। सारे रिसोर्सेस हमारे देश के उनके हाथों हो जाएंगे और ऐसे ही वो सब कुछ हथिया लेंगे। इसी वजह से आगे जाके कैलिस एम्पायर के लोगों की ज़िंदगियाँ काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। ये सब सुनकर ली चान सिंह बोलता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? प्रिंस बोलते हैं, हमें अब एक कदम पीछे लेना होगा ताकि हम एक लंबी छलांग मार सकें। अगर हम उनके सामने आ जाएंगे तो वो लोग फिर से चौकन्ना हो जाएंगे और पीठ पीछे कोई ना कोई साजिश चलते रहेंगे। लेकिन क्योंकि अब हम वहाँ नहीं हैं तो हमारे हाथों में सबसे अच्छा फ़ायदा है। अब ये लोग पहले की तरह मिलजुल के नहीं रहेंगे और अपना अपना सोचेंगे, और इसी चीज़ को हम एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। ली चान सिंह प्रिंस के पास आता है और उनके माथे को चूम कर कहता है, अगर तुमने रास्ता खोज ही लिया है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्रिंस बोलते हैं, ठीक है, और वो स्माइल करते हैं। और वो फिर बाद में ली चान सिंह के संग खड़े हो जाते हैं और मन में सोचते हैं, शतरंज का मैदान सज चुका है, बस इंतज़ार ये है कि बाजी किसके हाथ आती है। और सीन चेंज होता है। हमें न्यूज़ में दिखा रहे होते हैं कि रिपोर्टर बोलता है, इन 2 दिनों में शहर की हालत देखकर पता लगता है कि बाढ़ अब थम चुकी है और सरकार ने सारे काम अच्छे से संभाल लिए हैं। जो भी लोग बाढ़ में फंसे थे उन सबको भी बचा लिया गया है। लेकिन हाल ही में हमने एक अजीब सी न्यूज़ सुनी है, शायद ये कोई अफवाह है, लेकिन सूत्रों के अनुसार हिज रॉयल हाइनेस बाढ़ की वजह से गुम चुके हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई, इसीलिए हम आज डिप्लॉयमेंट सेंटर आए हैं ताकि कोई कंफर्मेशन ले सकें। और तभी कैमरामैन बोलता है, रिपोर्टर वहाँ देखो कोई बाहर आया है। तभी वो रिपोर्टर डॉक्टर आन्ना के पास जाता है और बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं फ्रंट लाइन रिपोर्टर हूँ।
आन्या मन में सोचता है, रिपोर्टर, लाइव ब्रॉडकास्ट, ये सब क्या है? और तभी और रिपोर्टर आते हैं। सर, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। आन्या एकदम से अपना मुंह ढक लेता है और रिपोर्टर बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या रॉयल हाइनेस अभी भी डिप्लॉयमेंट सेंटर है? अफवाहों के मुताबिक हिज हाइनेस का कोई पता नहीं। यह अफवाह अब हर जगह फैल चुकी है। हम सबको रॉयल हाइनेस की चिंता है। ये सुनकर डॉक्टर आन्या थोड़े शौक होते हैं और मन में सोचते हैं, रॉयल हाइनेस की गुमशुदा होने की खबर तो अब तक किसी ने नहीं फैलाई, तो फिर इन लोगों को ये न्यूज़ कहाँ से मिली? क्या सब कुछ अब ख़त्म हो गया? या फिर मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो रहा है। बस एक आशा करता हूँ कैमरा में मेरा फेस ना आया हो, नहीं तो कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। और सीन चेंज होता है वालू पैलेस। वालू प्रिंस टीवी देख रहे होते हैं। वहीं पर डॉक्टर आन्या बोल रहे होते हैं कि हिज रॉयल हाइनेस अभी काफ़ी बिजी चल रहे हैं, उन्हें उनके स्केड्यूल के बारे में कोई खबर नहीं। वालू प्रिंस उस इंसान को नोटिस करते हैं और एकदम से अपनी वाइन का ग्लास नीचे गिरा देते हैं। वो काफ़ी शॉक थे। वहीं डॉक्टर आन्या अपनी न्यूज़ दे रहे होते हैं। वालू प्रिंस बोलते हैं, हालांकि इतने सालों से तुम्हारी कोई खबर नहीं थी, तो सच ये है कि तुम अब कैलिस में हो, लेकिन तुम तो सब छोड़कर भाग जाना चाहते थे ना, तो फिर क्यों तुम किसी और प्रिंस के सहारे छुपे हो? और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बक्स।